सो हेलो एंड वेलकम। पार्ट 4 में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी वर्ल्ड वाली बुक का पहला चैप्टर था ये। आप लोगों ने 3 पार्ट नहीं देखे हैं, सो मोस्ट वेलकम, आप ज़रूर जाके उसे वॉच आउट करिए। हमारी प्लेलिस्ट पूरी अपडेटेड है। अगर आपको नोट चाहिए तो टेलीग्राम पे जा सकते हैं, नहीं तो वेबसाइट पे जाके भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों, हमारी कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ रही है। कहानी के अंदर, क्योंकि पहला चैप्टर है और हमारे लिए फ़ायदेमंद इसीलिए है क्योंकि हमें ये जानना ज़रूरी है कि रशिया जब यूएसएसआर से निकला तो भारत के लिए क्या फ़ायदेमंद हुआ, और जब रशिया यूएसएसआर था तो उस टाइम पे भारत के लिए क्या फ़ायदेमंद हुआ। तो एनसीईआरटी ने सबसे अच्छी बात यही बताने की कोशिश करी हुई है कि अगर रशिया फाइनली आज़ाद हो जाता है 1991 के बाद, और 10 सालों के अंदर ही, मतलब लगभग 2000 के अंदर, 2010 के अंदर इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका था जिसका अंदाज़ा उसकी शक्ति को लगाना बहुत मुश्किल था। तो दोस्तों, यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है कि इकोनॉमिक बेस पे हमारी मदद कैसे करी जब रशिया यूएसएसआर था। तो कैसे मदद करी? सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे हमारे टेक्निकल और इकोनॉमिक पब्लिक सेक्टर जो है कंपनीज़ के, उसमें कहीं ना कहीं इंडिया की मदद करी गई थी। जैसे कि स्टील इंटीग्रेटेड प्लांट जो भिलाई, राउरकेला, बोकारो, दुर्गापुर और बिरनापुल यहाँ पे है। टाटा स्टील लार्जेस्ट स्टील प्लांट बेस्ड इन जमशेदपुर। उसके बाद RINL स्टील प्लांट इन विशाखापट्टनम, और यहाँ पे और भी है स्पेशल स्टील प्लांट। ये सारी मदद हमारी किन लोगों ने करी थी जब कंट्री यूएसएसआर थी। मतलब फैक्ट्री को कहीं ना कहीं बेस बनाने के लिए, फैक्ट्री का कहीं ना कहीं प्लांटेशन सही तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए इसकी मदद करी गई थी। किसके द्वारा? यूएसएसआर के द्वारा। तो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, उन्होंने हमारी मदद करी। दूसरा, जब यूएसएसआर यूएनओ के अंदर मोस्ट पावरफुल कंट्रियों में से एक था। कैसे था, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, दुनिया के अंदर अगर कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है, दुनिया के अंदर अगर कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है, तो याद रखना इसे बिग फोर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बिग फोर। किसको कहा जाता है? उस टाइम पे यूएसएसआर को कहा जाता था, और उसके बाद अमेरिका को कहा जाता था। अमेरिका नहीं, मैं यूएसए लिख देता हूँ। यूएसए को कहा जाता था। यूके बोले तो इंग्लैंड को कहा जाता था, और उसके बाद फ्रांस को कहा जाता था। ये 4 टॉप मोस्ट पावरफुल कंट्री थी जो कहीं ना कहीं यूएन के अंदर, यूएनओ के अंदर, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये आपने पहले भी इसके बारे में वर्ड सुना होगा। आगे आने वाला चैप्टर जो होगा उसमें इसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। तो यूएनओ जो है ना, ये यूएनओ के अंदर उस समय परमानेंट मेंबर थे। तो इंटरनेशनल इश्यूज़ जो होते हैं उनको सॉल्व कैसे करना है, उसकी मदद करने के लिए यूएनओ के अंदर हमारी यूएसएसआर मदद करता था। जिस समय हमारे भारत देश में कश्मीर इशू से रिलेटेड चीज़ें हो रही थी। कश्मीर इशू बोले तो जैसे कि बार बार पाकिस्तान के लोगों का क्लेम करना कि कश्मीर हमारा है, और हमने तो कितनी बार कहा है कि तुम दूध मांगोगे तो हम खीर देंगे, और कश्मीर मांगोगे तो हम चीर देंगे। ये चीज़ें इसलिए कही जाती है क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर हमारी मदद करने के लिए उस टाइम पे यूएसएसआर जैसी कंट्री थी जिन्होंने हमारी मदद करी थी। उसके बाद इन्होंने सोवियत यूनियन ने हमारी मिलिट्री हार्डवेयर और टेक्नोलॉजी के लिए भी हमारी यूएसएसआर ने मदद करी थी। जब मैं कह सकता हूँ व्लादिमीर लेनिन थे, उसके बाद आप कह सकते हैं कि जोसेफ स्टालिन आए थे, उन्होंने भी मदद करी। देन फाइनली 1970 का वॉर जब हुआ था तो उस टाइम पे लियोनार्ड ब्रेजनेव थे, उन्होंने हमारी मदद करी। तो मैं कह सकता हूँ कि बहुत सारे मिलिट्री हार्डवेयर जैसे कि शिप हो गया, गन हो गया, आज भी रशिया से हमने गन वन मंगाते रहते हैं हम लोग, है ना। फाइटर प्लेन है, वो हो गया। तो काफ़ी मदद उस टाइम पीरियड पे करी थी। कल्चर बिहार पे अगर हम देखें तो यूएसएसआर के गाने, यूएसएसआर की टेक्नोलॉजी तो है ही, लेकिन उनके गाने, उनके जहाँ पे फिल्में शूट होती है, उनकी जगहें, ये सारी चीज़ें हमारे कल्चर एक्सचेंज की एक निशानी है, जिससे ये दिखाई देता है कि हमने अपने कल्चर को भी साझा करा है यूएसएसआर के साथ, जो बहुत बड़ी बात है। ठीक है। हाल फिलहाल इंडिया कम्युनिस्ट कंट्री तो नहीं थी, लेकिन बस सपोर्ट देने वाली कंट्री थी। इसीलिए साम्यवादी देश के साथ भारत का संबंध था,
और फाइनली क्या कहते हैं, जब यूएसएसआर टूटा तो ये जगह रशिया ने ले ली, और फिर रशिया भी एक कम्युनिस्ट कंट्री ना होते हुए कैपिटलिस्ट कंट्री बना। तो हम उस चीज़ को भी ख़त्म करना नहीं चाहते थे, तो इसीलिए हमने फिर रिलेशन जो है रशिया से स्ट्रॉन्ग करने चालू करे। और फाइनली रशिया की सोच हमें बहुत अच्छी ये लगी कि वो मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहता है। मल्टीपोलर वर्ल्ड, इसका मतलब क्या होता है ये समझो। मल्टीपोलर वर्ल्ड का मतलब होता है कि रशिया खुद कहता है कि जैसे यूएसएसआर और यूएसए के बीच में एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था, कि यूएसएसआर कहता था कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी आगे होनी चाहिए, और यूएसए कहता है कि कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी आगे होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप नोटिस ये करेंगे कि जब यूएसएसआर टूट के रशिया बना तो उसने कभी नहीं कहा कि दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री मैं ही हूँ। उन्होंने हमेशा कहा कि मल्टीपोलर वर्ल्ड होना चाहिए, हर किसी के पास शक्ति होनी चाहिए, हर किसी के पास अपना दबदबा होना चाहिए। और इस चीज़ का समर्थन उन्होंने किस हिसाब से करा, जैसे कि उन्होंने कहा कि उन्हें कलेक्टिव सिक्योरिटी चाहिए, उन्हें नेगोशिएशन सेटलमेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट पे होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग के लिए हमेशा वो यूएन को ही इम्पोर्टेंट दे। तो ये बहुत अच्छी बात थी, जिसकी वजह से हमें इन पे विश्वास हुआ कि ये मल्टीपोलर वर्ल्ड की बिलीव रखते थे। इन्होंने कहा जो गरीब कंट्रियां हैं उनके साथ कलेक्टिव सिक्योरिटी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट अगर कहीं पे होता है तो किसी एक देश के या एक कम्युनिटी के हाथ में पावर नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ वही डिसीज़न ले, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इस इन चीज़ों से हमें समझ में आता है कि वो मल्टीपोलर की बात ये लोग कर रहे थे। अब इंडिया का रिलेशन भाई पूरी तरीके से क्या कहते हैं रशिया से इसीलिए है क्योंकि इंडिया को बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जैसे कश्मीर इशू के लिए आज भी रशिया हमारी मदद करता है, एनर्जी सप्लाई में आज भी मदद करता है, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, मतलब बड़े लेवल पे अगर कहीं पे टेररिज्म अटैक हो रहा है तो रशिया आज भी हमारी मदद कर देता है। उसके बाद सेंट्रल एशिया और दूसरा चाइना के साथ अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इन देशों के साथ तो उनमें बैलेंस बनाने के लिए मदद करता है। तो ये थोड़ी सी एक इम्पॉर्टेंट बात है जो हमें समझने की ज़रूरत है। एंड देन उसके बाद फिर आप देखोगे रशिया जो है वो क्या कहते हैं, रशिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट, इंडिया हैज़ रैपिडली कम टू द असिस्टेंस ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द क्राइसिस, ऑल क्राइसिस। इवन ऐसा भी है कि रशिया से हमें ये बेनिफिट होता था कि जहाँ पे रशिया जो है, मतलब जैसे कि इंडिया को ऑयल क्राइसिस होता था कहीं पे भी, मतलब ऑयल अगर नहीं मिल रहा होता था तो रशिया उस बिहाफ पे हमें ऑयल देता था। तो ऑयल में, मिनरल्स में और गैस में तो रशिया वैसे ही आ गया, तो वहाँ पे भी रशिया हमारी मदद कर देता था। अब ऐसा नहीं है कि रशिया को हमसे बेनिफिट नहीं होता, रशिया को हमसे बेनिफिट इसलिए होता है क्योंकि इंडिया सबसे लार्जेस्ट मार्केट है रशिया के लिए जो उनके आर्म्स को ख़रीदती है। मतलब उनके आर्म्स यानी कि बम है, ग्रेनेड है, या जो भी चीज़ें हैं हम उन लोग उनसे ख़रीदते हैं। और इंडिया खुद उनसे बहुत बड़े लेवल पे क्रूड ऑयल जो है वो ख़रीदता है, और रशिया के लिए एक बहुत अच्छी मार्केट वैसे भी इंडिया है। इंडिया में अगर रशिया लोग जहर भी बेचेंगे, और जहर भी अगर 1% हमने रशिया ख़रीद लिया तो भी रशिया की कोई भी जो कंपनी है वो वैसे भी अमीर हो जाएगी, क्योंकि जनसंख्या हमारी वैसे भी दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री बन चुकी है, सोचिए। तो दोस्तों यही था पूरे चैप्टर में। रशिया के बाद इस चैप्टर में कुछ एक नया पार्ट ऐड हुआ है, उसको हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।